तो बाहरी दुश्मनों से कैसे निपटा जाए, मुक्का मारा जाए या सीधे भाला चला दिया जाए, है ना। इस बारे में ही है हमारा ये चैप्टर आज का, जिसका नाम है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस, जिसमें हमने पढ़ा द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ तो उसके लोगों के लिए बनाई गई एक रूल बुक, है ना। और रूल बुक बनाने के लिए कौन बनाएगा, उनकी भी एक सभा बनाई गई, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज आवर फर्स्ट इंटरनल चैलेंज। सेकंड क्या था, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब जो रूल बुक बन गई है वो इतने सारे लोगों पे लागू कैसे करनी है, ये था हमारा सेकंड इंटरनल चैलेंज। थर्ड चैलेंज क्या था, हमने ये पढ़ा था ना नेशन बिल्डिंग में, ये कैसे एस्टेब्लिशमेंट होता है संविधान का, कैसे इलेक्शंस होते हैं, है ना। अब थर्ड चैलेंज क्या था, तो थर्ड चैलेंज था द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी जो नेशन बन चुका है, जिसमें संविधान लागू हो चुका है, उसमें अब डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, कौन प्लानिंग करेगा, कितने साल की प्लानिंग करेगा, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियाज एक्सटर्नल चैलेंजेस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नक्शे के अंदर की चीजें। अब हम पढ़ेंगे नक्शे के बाहर की चीजें, और जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिया चाइना रिलेशंस, यानी उस टाइम में कब, 1950s में इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे थे, और इंडिया पाक रिलेशन, यानी 1950s से लेके थोड़ा और आगे तक इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशंस थे, ये भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में बहुत ही ब्रीफ में। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम जहांगीर होमी बाबा के एक बहुत बड़े प्रयास के बारे में, बहुत लिटिल में, जिसका नाम है इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, कि भारत ने कब अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, किसके निर्देशन में किया, कब किया, ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हमको पढ़ना है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन ड्यूरिंग 1950s, तो कब हम जाएंगे, किस दौर में, 1950s में। तो जो हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, तो पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पॉलिसीज क्या थी, वो बिलीव करते थे नॉन अलाइनमेंट। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन अलाइनमेंट होता क्या है, नॉन अलाइनमेंट में और सबकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने में, है ना, कि जो हमारे पड़ोसी हैं हम उनकी भी स्वतंत्रता का, उनकी भी संप्रभुता का उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितने अपने देश की। और ये हम आर्टिकल 51 में देख सकते हैं। आर्टिकल 51 क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी नेशन सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, है ना, कुछ इस तरह का है हमारा आर्टिकल 51। तो नेहरू जी बिलीव करते हैं इसमें नॉन अलाइनमेंट, यानी हम किसी के साइड नहीं रहेंगे और सबकी संप्रभुता का रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो नेहरू जी बोल रहे नॉन अलाइनमेंट, किसी की ओर नहीं रहे, तो किसकी बात कर रहे हैं, कोई टीम थी क्या, टीम थी 1950s में शुरू हो चुका था क्या, कोल्ड वॉर, बिटवीन हुम, कोल्ड वॉर किनके बीच शुरू हो चुका था, बिटवीन वेस्ट एंड यूएसएसआर। चलो मैं दिखाती हूँ एनिमेशन, कौन कौन है इन टीम में। दुनिया दो खेमों में बट गई। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। पूरा यूरोप आधा आधा बट गया था। इसमें जो कंट्रीज ना रेड ब्लॉक में दिख रही हैं वो यूएसए और वेस्ट की साइड में थी, और जो कंट्रीज ग्रीन ब्लॉक्स में दिख रही हैं वो यूएसएसआर की साइड में हो गई थी। अब ये ना दो टीम्स बन चुकी थी, जिसमें दो टीम्स कौन थी, यूएसए, एक साइड यूएसए ब्रिटेन था, जिनको हम वेस्ट कंट्रीज बोलते हैं ना, हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं की टीम में था, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, तो इसलिए हम उनको वेस्ट कंट्रीज कहते हैं। और दूसरी साइड में था यूएसएसआर, मेनली उसमें का कौन सा देश था, रशिया, ठीक है। अब इनका कोल्ड वॉर क्या होता है पता है तुम्हें, मैं बताती हूँ। कोल्ड वॉर का मतलब होता है द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, यानी हम हथियारों से नहीं लड़ेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब या किसी चीज से नहीं लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, हमारी होगी आइडियोलॉजीज की वॉर, यानी
जो यूएसएसआर था उसकी कौन सी आइडियोलॉजी थी? सोशलिस्ट। और जो वेस्ट थे उनकी कौन सी आइडियोलॉजी थी? कैपिटलिस्ट। तो इन दो आइडियोलॉजीज के बीच 1950s में शुरू हो चुकी थी जंग। पूरी दुनिया ना दो हिस्सों में बढ़ गई थी, जिससे हम कहते हैं बाइपोलैरिटी ऑफ कोर्स। तो बाइपोलैरिटी के टाइम पूरे, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर दो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल नेशंस थे उस टाइम, है ना। तो पूरी दुनिया के जो छोटे छोटे देश थे, लगभग आधी दुनिया उसी टाइम आजाद हुई थी जब हम हुए थे। तो उनको ना किसी एक को चूज करना ही पड़ रहा है कि आपको या तो यूएसए की साइड में हो लेना है या तो आपको हो लेना है यूएसएसआर की साइड में। तो ऐसे में जो पंडित नेहरू, मैंने बताया ना नॉन अलाइनमेंट, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्षता। निरपेक्षता यानी किसी की साइड नहीं रहेंगे। नेहरू जी ने बोला कि हम गुट निरपेक्ष हैं, वी आर नॉन अलाइंड, वी आर क्लेमिंग अ मूवमेंट विच इज नोन एज विच इज नाउ नोन एज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। कब कहा इन्होंने? इन्होंने कहा 1955 के बुडोंग कॉन्फ्रेंस में। अब बुडोंग कॉन्फ्रेंस क्या था? तो बुडोंग कॉन्फ्रेंस था, बुडोंग कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया भी अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, जिसको सपोर्ट किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, इसको लेके उन्होंने बुडोंग में एक कॉन्फ्रेंस का किया, मतलब उसको सपोर्ट किया इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस को। उसके बाद इंडोनेशियन सिटी बुडोंग में इन्होंने करी एक कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट और विच आर हैविंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखो, तो उन्होंने 1955 में तो बोल दिया कि हम नॉन अलाइंड रहने वाले, हम किसी की साइड में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन 1956 में क्या हुआ? ब्रिटेन ने किया इजिप्ट पे अटैक। किसके लिए? स्वेज कैनल को लेके, कि स्वेज कैनल को लेके ब्रिटेन और इजिप्ट में हो गई झड़प। तो अब इस चीज को ना पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पूरे इंडिया ने किया अपोज, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने ऐसा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम गुटनिरपेक्ष, हम किसी साइड में नहीं है। लेकिन जब 1956 में ब्रिटेन ने वॉर उस पे अटैक किया इजिप्ट पे, तो फिर अपोज भी कर रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अरे साइड गुटनिरपेक्ष हो तो नहीं बोलना चाहिए था ना, लेकिन बोला इन्होंने। खैर उसी टाइम पे यानी 1956 में एक और चीज हुई थी जिसपे इन्होंने नहीं बोला था। वो क्या थी? उस टाइम यूएसएसआर ने यानी रशिया ने किया था अटैक हंगरी पे। तो इंडिया ने उसको नहीं कुछ अपोज किया। ये बोल रहे हैं कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम नॉन अलाइनमेंट में विश्वास रखते हैं। लेकिन 1956 में जब एक वेस्ट कंट्री ने इजिप्ट पे अटैक किया तो उन्होंने उसको अपोज किया। लेकिन जब सोशलिस्ट यूएसएसआर ने किस पे अटैक किया? हंगरी पे, तो इंडिया ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भी नहीं बोला। ये एक तरह से बाकी देशों को लगा कि अब इनका झुकाव है यूएसएसआर की साइड में, है ना। लेकिन इन्होंने फिर भी ऑफिशियली 1955 के बुडोंग कॉन्फ्रेंस में, जिसे हम एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। क्योंकि इसे एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेनली अफ्रीकन और एशियन नेशंस के बीच में अच्छे रिलेशंस करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया गया था, है ना। तो इसलिए इसे एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 में ही क्या रूट कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली, दैट वी आर हैविंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक्चुअली कब पास हुआ? 1961 में। 1961 में बेलग्रेड नाम की एक कंट्री में फर्स्ट NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा गया सितंबर में। 1961 सितंबर फर्स्ट NAM यानी नॉन NAM का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब ना हम इनकी ओर रहेंगे ना हम उनकी ओर रहेंगे, हमारा अपना खुद का पक्ष रहेगा, हम किसी की साइड में रहेंगे ही नहीं, झगड़ा ही खत्म। ये नहीं है कि अब ना तो हमसे यूएस से नाराज हो पाएगा कि तुम रशिया की ओर से चले गए, ना तो हमसे रशिया नाराज हो पाएगा कि तुम यूएसए की ओर से चले गए। तो 1961 में बेलग्रेड में, कौन से देश में हुआ? बेलग्रेड में फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट टाइम ये मूवमेंट रखा गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सितंबर 1961 में बेलग्रेड में।
अब हमने जान लिया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस पे हम आते हैं कि उस टाइम में कैसा था। तो देखो, जब चाइना में 1949 में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी चाइना में 1949 में। तो भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने उसको सपोर्ट किया, उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, कि हम आपके साथ हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये उम्मीद थी चाइना से कि चाइना के साथ तो हमारे रिलेशंस अच्छे ही रहने वाले, हम इनको, क्योंकि ऐसे फर्स्ट नेशंस हैं जो नेशन है, वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस हैं जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा से लगता था कि चाइना कुछ ना कुछ खुरापात करने वाला है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा कुछ नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने अपने बैक ऑफ द माइंड कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर रखी थी कि अगर चाइना ने कुछ कर दिया, कोई हो हल्ला कर दिया, या फिर कहीं हमारे आस्तीन का सांप बन बैठा, कुछ धोखेबाजी कर दी, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। हालांकि इन्होंने 1949 में इसके पीछे इनका यही था कि हमने तो इनको सपोर्ट किया है कि इनके देश में पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी है, तो हम ऐसा नेशन है जो पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन रही है, फिर भी इन पे भरोसा जता रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट को हम अपनी तरफ से लायबल मान रहे हैं, तो ये हम पे क्यों ही करेंगे गुस्सा, हमसे क्यों ही झगड़ा करेंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी इनसे निपटने के लिए, है ना, क्योंकि दोस्त मानते थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो मानते थे कि चाइना कभी ना कभी तो यू टर्न लेगा और हमसे भिड़ सकता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते थे, प्राइम मिनिस्टर तो वो थे। तो वो उन्होंने ना 1954 में क्या लिया, पंचशील सिद्धांत, यानी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम साथ में, पंचशील सिद्धांत क्या होता है, 5 ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनके हिसाब से इंडिया और चाइना के रिलेशंस पीसफुल बनेंगे और साथ में कोएग्जिस्ट करते रहेंगे, यानी साथ साथ हम रहेंगे, हमारे में कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होगा। ये किसने किसने साइन किया, पंडित नेहरू और जाओ एन लाई, जो चाइनीज जो प्रीमियर थे, जाओ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये साइन किया क्या, पंचशील सिद्धांत, कि अब हमारे बीच में मतलब दोस्ती बनी रहेगी, साथ साथ शांति के साथ हम दोनों अपने अपने देश पे की सॉवरेनिटी को देखेंगे, ठीक है। इन्होंने 1954 में ये भी कर दिया था। लेकिन 1950 में ही क्या किया था चाइना ने, तिब्बत, जो तिब्बत एक है देश, देखो तो ये तिब्बत है जो कहाँ पे है, बिल्कुल इंडिया और चाइना के मिडिल में, है ना। तो चाइना ने 1954 में तो ये पंचशील सिद्धांत पे इन्होंने दस्तखत कर लिया और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर ली। लेकिन 1950 में ही चाइना ने क्या कर दिया था, उसने ना तिब्बत पे आक्रमण कर लिया और तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तो ये चीजें चल रही थी, लेकिन इसको भी इग्नोर करके पंडित नेहरू ने पंचशील सिद्धांत पे साइन कर दिया, है ना। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं पनप रही थी और 1959 में क्या हुआ, जो वहां के धर्मगुरु थे तिब्बत के, यानी दलाई लामा ने कहा भारत से कि मुझे शरण दो, मैं आपके देश में रहना चाहता हूं इन 1959। और भारत ने भी एक अच्छे होस्ट की तरह बोला कि ठीक है, आप रह सकते हो हमारे पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत को कोई दिक्कत नहीं हुई दलाई लामा को अपने पास शरण देने में, अपने पास रखने में। दिक्कत किसे हुई, दिक्कत हुई चाइना को। चाइना के दिमाग में लगा भारत खटकने की, इसने कैसे रखा दलाई लामा को अपने पास, है ना। तो अब यहाँ से संबंध खराब होने शुरू हुए। अगर भारत ने पहल करी होती तो 1950 से ही इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत खराब हो सकते थे, क्योंकि 1949 में इंडिया ने चाइना का सपोर्ट किया। स्टिल चाइना ने 1950 में एक जो कंट्री जो बीच में थी, मतलब बीच में इसलिए मैटर करता है ना क्योंकि इंडिया का भी ट्रेड होता था और इंडिया के बॉर्डर पे था, तिब्बत पे उसने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो भारत ने अगर पहल की होती, झगड़ा की, खुरापात की, तो 1950 में क्या होता, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो उन्होंने 1954 में पंचशील सिद्धांत या फिर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंट वाली पॉलिसी पे साइन करी। लेकिन
1959 में जब दलाई लामा ने शरण मांगी भारत से और भारत ने कहा 6 होस्ट की तरह शरण दे दे कि आप रह सकते हो हमारे पास, तो बुरा लग गया चाइना को। तो यहाँ से रिश्ते होने लग गए खराब। अब यहाँ से रिश्ते खराब होने लग गए, लेकिन देखो ये भी चाइना को बुरा लगा इसलिए क्योंकि इसके पहले 1959 में जब दलाई लामा आए उसके पहले ही चाइना क्या प्रयास करने लग गया था, लद्दाख जो इंडियन यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख जो इंडियन यूनियन टेरिटरी तब भी था, उसके एक पार्ट अक्साई चीन पे चाइना को चाहिए था कब्जा कि ये हमें दे दो। और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट पे, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते थे, नेफा यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है ना एकदम से, तो इसको नेफा कहते हैं। तो नेफा और अक्साई चीन के कुछ पार्ट्स चाहिए थे किसको, चाइना को। इन्होंने पहले बोला कि हमको ये दे दो, लेकिन भारत ने चलो हे करके खत्म कर दिया, बात को खत्म करते हैं कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते अक्साई चीन और नेफा, बात यही खत्म करते हैं। भारत ने फिर सोचा कि झगड़ा मोल लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद हुआ दलाई लामा के आने वाला अराइवल, और उसके बाद क्या चीजें शुरू होती हैं। तो उसके बाद चाइना 1957 से ही जो ट्राई कर रहा था 1959 में कर लेता है अक्साई चीन पे कब्जा और वहां पे बनाता है रोड। चाइना मेड अ रोड इन अक्साई चीन। अब रोड बनाने का क्या मतलब, ये तो बड़े अच्छे हैं, हमारे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इनका अपना आना जाना हो सकता, सुटेबल हो जाता, थोड़ा इजी हो जाता, इसलिए उन्होंने अक्साई चीन में रास्ता बना लिया, सड़क बना लिया कि अब हमारा यहाँ से आना जाना और ये हमारा रूट थोड़ा इजी हो जाएगा, प्लस हम यहाँ पे रोड बना रहे हैं तो यहाँ के लोग भी कुछ हमारे फेवर में आ जाएंगे। ये चाइना ने 1959 में किया। अब इस बीच 1962 में क्या हो रहा था वर्ल्ड में, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, है ना। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में कौन, दुनिया के सारे देश, मतलब यूएसए वर्सेस यूएसएसआर में ही लगभग सारे देश आ जा रहे थे। मोस्टली यूरोप के सारे ही देश आधे हिस्सों में बढ़ चुके थे, तो वो लोग उनका ध्यान किधर था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की ओर, है ना। और मीनवाइल इन 1962 चाइना ने क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया, अटैक कर दिया इंडिया पे। चाइना अटैक्ड इंडिया इन विच ईयर, 1962। अभी तक तो ये ऐसे मतलब कब्जे पे कब्जा किए जा रहा था, लेकिन खुल के वॉर नहीं कर रहा था। लेकिन 1962 में चाइना ने खुले रूप से इंडिया पे अटैक कर दिया और क्या शुरू हो गया, वॉर। और इन्होंने वॉर किया किस पे, यही अक्साई चीन और नेफा पे। इन्होंने अक्साई चीन और नेफा पे चाइना ने वॉर किया था, है ना। तो अब यहाँ पे वॉर हुआ और हम जानते हैं कि हमारे देश की सेना हार गई किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन इससे ना इनको पता चला कि अब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें एक अलग तरह से अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उनका ध्यान उस डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे होना चाहिए। मतलब हम सेंटर से तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, अगर रख पाते तो चाइना अटैक नहीं कर पाता। तो ये हुआ कि अब उनकी अपनी एक अलग गवर्नमेंट बना दे दो, स्टेट गवर्नमेंट बनाने दो, वहां की पावर को भी डिसेंट्रलाइज्ड कर दो। तो इसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा जैसे स्टेट को फर्स्ट टाइम चांस मिला अपनी स्टेट इलेक्शन करवाने का, लेजिस्लेटिव असेंबली चुनने का, है ना, 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद। फिलहाल भी इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अब इस समय इंडिया चाइना के रिलेशन कुछ पीसफुल और कुछ स्टेबल से होने लगे हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशन हमने ये पढ़ा बहुत ब्रीफ में। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इंडिया पाक रिलेशंस। तो इंडिया पाक रिलेशंस कैसे रहे सबको ही पता है। अभी कैसे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, अच्छे तो नहीं है पर स्टेबल हैं। तो 1950s में कैसे थे, 1950s के पहले 1947 में ड्यूरिंग द पार्टीशन और राइट आफ्टर द पार्टीशन से ही इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही खराब रहे। स्टिल 1960 में नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और किनके बीच, जो पाकिस्तानी जनरल थे अयूब खान, इनके बीच एक ट्रीटी साइन हुई। वो ट्रीटी क्या थी, इंडस वाटर ट्रीटी।
अब जो आजकल बहुत न्यूज में है ना इंडस वाटर ट्रीटी की, हम खून के बदले पानी नहीं देंगे, अगर आप हमारा खून निकालोगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी किसने किसने साइन करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान ने 1960 में। यहाँ से ना इन्होंने, चूंकि हम जानते हैं 1947 में पार्टीशन के बाद से ही इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन 1960s में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके कि आप सिंधु नदी का पानी ले सकते हो, ये कुछ इस ट्रीटी में था। इसको साइन किया गया 1960 में किस प्रयास के तहत? कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो थोड़े स्टेबल हो, थोड़े से ठीक होने लगे। मतलब अब वॉर होता है किन्हीं दो देशों के बीच ना, तो सेनाएं कितना लड़ती हैं, नेता कितना लड़ते हैं और लोग कितना लड़ते हैं। सेनाएं मरती हैं और कहीं ना कहीं सिविलियंस को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वॉर की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, ये सारी चीजें। तो ये जो शुरू से चले आ रहा था कलह पे कलह, कलह पे कलह, उसको एक रोकने के लिए ना 1960 में ये प्रयास हुआ इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन के बाद। किसके किसके बीच? पंडित नेहरू और मेजर अयूब खान के बीच, जनरल अयूब खान के बीच। लेकिन 1965 में, और उस टाइम हमारे पीएम कौन थे 1965 में? लाल बहादुर शास्त्री। तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के बावजूद अब धीरे धीरे अटैक करना शुरू कर दिया इंडिया पे। तो 1965 की अप्रैल में पाकिस्तान ने अटैक किया, कहां? रण ऑफ कच्छ, गुजरात में। 1965 पाकिस्तान अटैक्ड गुजरात। गुजरात के कहां पे? रण ऑफ कच्छ में। यहाँ पे सफेद वो होती है, सफेद रेगिस्तान होता है, बहुत प्यारा। मैंने भी सामने से नहीं देखा, पर हाँ सुना तो है कि बहुत अच्छा होता है। तो खैर यहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया 1965 में। यहाँ से शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान वॉर। और कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल में। हालांकि ये जो यूनाइटेड नेशंस क्या थी? तो यूनाइटेड नेशंस एक नेवली मेड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और ये ना वर्ल्ड वॉर 2, जो 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसमें भी मेजर डिस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसमें भी मेजर डिस्ट्रक्शन। तो पूरी दुनिया को लगने लगा ना कि ये जो बार बार विनाशकारी परिस्थितियां बनती रहती हैं, इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक संस्था बनाई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी बनी थी, लीग ऑफ नेशंस, लेकिन वो किन्हीं वजहों से वो बंद हो गई। फिर बनाया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने उसका यही उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस का, कि आप पूरी दुनिया में पीस को कायम रखो। तो 1965 के इंडिया पाक जो वॉर हुआ था उसमें भारत हालांकि जीत गए, पाकिस्तान ने लगभग 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका। और ये हुआ किसके इंटरवेंशन से? यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने जब इंटरवीन किया कि इंडिया पाक वॉर को रुक जाना चाहिए, तो इंडिया पाक वॉर 1965 में रुक गया। लेकिन फिर क्या हुआ? 1970 में हुए पाकिस्तान में इलेक्शंस। और पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तब वो भी पाकिस्तान का पार्ट था ना। तो 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए जब, तो ईस्ट पाकिस्तान में किसकी सरकार बनी? शेख मुजीबुर रहमान की। और वेस्ट पाकिस्तान में किसकी सरकार बनी? जुल्फिकार अली भुट्टो की, है ना। अब देश तो एक ही है, फिर 2 अलग अलग सरकारें क्यों बन रही हैं? क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, उनको लगने लगा था कि ये हमारे साथ दो मुहा बर्ताव कर रहे हैं, ये हमारे साथ अच्छे नहीं है, इनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है। इस बीच शेख मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट के बांग्लादेश के जो लीडर चुने गए थे, उन्होंने क्या कहा था? रुको मैं आपको सुनाती हूँ। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণী। तो 1971 में ना शेख मुजीबुर रहमान को डिटेन कर लिया गया कि आप लोगों को भड़का रहे हो, आप देश को तोड़ना चाहते हो, आपको अब डिटेन कर लिया जाएगा। तो फिर यहां से शुरू हुआ बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट, यानी बांग्लादेश की मुक्ति। किससे मुक्ति? पाकिस्तान से। जो प्रेजेंट पाकिस्तान है यानी तब का वेस्ट पाकिस्तान, उससे आजाद होने के लिए कि हमारा एक अलग देश हमें चाहिए,
ये मूवमेंट हुआ बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग 1971 एंड 72, और इसमें ना भारत ने साथ दिया बांग्लादेश का, और मुजीबुर रहमान को कर लिया गया था डिटेन, और इसके साथ ही लगभग भारत में 80 लाख, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लगभग 80 लाख रेफ्यूजीज भारत में आ गए बांग्लादेश से। तो हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन फिर भी भारत बांग्लादेश के साथ था उसके लिबरेशन मूवमेंट में, यानी उसको पाकिस्तान से अलग करने के लिए जो भी उसकी हेल्प करनी पड़े, तो भारत बांग्लादेश के साथ था। लेकिन अमेरिका और चाइना किस साइड थे? वो थे पाकिस्तान की साइड, यानी वेस्ट पाकिस्तान की साइड, जो प्रेजेंट का पाकिस्तान है और तब का वेस्ट पाकिस्तान। तो उसकी साइड में कौन कौन था? यूएसए और चाइना, और भारत था बांग्लादेश की साइड में, भारत ने बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो इसलिए ना जो वॉर चल रहा था बांग्लादेश लिबरेशन का, उसमें अब इंडिया का जो पक्ष था वो कमजोर होने लग गया था। फिर हम जीते कैसे? ये तो पता है कि हम जीत गए। हम जीते इसलिए क्योंकि 1971 में ही इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी थी। किसके साथ? यूएसएसआर के साथ, पीस और फ्रेंडशिप की, कि आप हमारी शांति को बनाए रखने के लिए हमारे साथ रहोगे अगले 20 वर्षों तक, और हमारी और आपकी दोस्ती बनी रहेगी, फॉर पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशंस, है ना? इंडिया रशिया भाई भाई, ये वाला साइन कर लिया था। तो अब जहां यूएसए और चाइना दे रहे थे पाकिस्तान का साथ, तो भारत के साथ कौन था? यूएसएसआर। तो हो गया ना भारत का पलड़ा मजबूत। खैर, भारत इस युद्ध में भी जीता, और फिर क्या साइन हुआ? शिमला एग्रीमेंट। बिटवीन whom? बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने किस पे साइन किया? किस ट्रीटी पे? कोई ट्रीटी नहीं थी, एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट इन 1972-73। शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से मुक्त करके बांग्लादेश बना दिया गया, और इंडिया पाकिस्तान का वॉर ऑफिशियली रुक गया, बंद हो गया। अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है। प्रेजेंट में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बहुत बेहतर नहीं है, पर फिलहाल इस टाइम अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब रिलेशन फिलहाल स्टेबल है। अब हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इन वेरी ब्रीफ, कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या। देखो 1940s में ही ना, 1940 में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत उनके मन में ये था, सम्मान था, वो बहुत मानते थे। तो उन्होंने पहले से ही थोड़े प्रयास करने शुरू कर दिए, और 1940s से ही लगभग होमी जहांगीर बाबा ने ट्राई करना शुरू कर दिया था कि कुछ ना कुछ हम न्यूक्लियर पावर या फिर ऐसा कोई चीज हम बना लेंगे। लेकिन 1968 में क्या आया था? एनपीटी। 1968 एनपीटी। ये एनपीटी क्या था? तो एनपीटी थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कोई भी देश न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। और ये लागू किसने किया था? उन देशों ने जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन से लबरेज थे, जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन थे, यानी ब्रिटेन, चाइना, रशिया, इंडिया नहीं, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, यूएसए, सारी ये देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर हो गई थी, उन्होंने लगा दिया एनपीटी कि कोई देश अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ना तो उसका टेस्ट करेगा। तो इंडिया ने कहा कि हम आपसे एग्री नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप खुद तो न्यूक्लियर पावर, आपने खुद तो कर लिया काम अपना, और हमारे जब टाइम आया तो आप बोल रहे हो कि बैन हो गया, अब न्यूक्लियर हथियार बनाना ही नहीं है, तो ऐसा हम नहीं मानेंगे। और 1974 के मई में इंडिया ने क्या किया? अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया हैपेंड in 1974 in May under whose direction? होमी जहांगीर बाबा। और भारत भी क्या बन गया? एक परमाणु संपन्न देश। इसके पहले ही 1964 में, यानी 1968 में जब आई एनपीटी, उसके पहले 1964 में चाइना ने भी परमाणु
अपना परमाणु टेस्ट कर लिया था, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, और वो भी एक न्यूक्लियर सपोर्टेड न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन चुका था। लेकिन ये लोग जब खुद बन गए ना, तो इन्होंने लगा दिया एनपीटी कि अब और कोई नहीं बना सकता न्यूक्लियर हथियार। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और 1974 में अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल परमाणु टेस्ट किया और हम भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गए। ये था आपके चैप्टर का एक ब्रीफ सी डिटेलिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।